Hello guys, welcome in Shailendra Academy. This is Shailendra Agrawal and today in this video I will derive bending equation. Before starting this equation, it is very important to clear the applications of bending equation. So bending equation का यूज कहाँ कहाँ पर होता है ये जानना आवश्यक है। तो बेंडिंग इक्वेशन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो बेंडिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है m अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ कुछ टर्म्स हैं जैसे सिग्मा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड सम अदर टर्म्स। तो अगर हम इसमें देखें सिग्मा दैट इज स्ट्रेस या यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बेंडिंग स्ट्रेस होगी। तो बेंडिंग इक्वेशन बेसिकली बीम्स में यूज होती है। जब हम किसी भी बीम की डिजाइन करते हैं तो उस पर कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को निकालने के लिए और इस बीम पे मोमेंट यहाँ कहाँ कितना लग रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बेंडिंग इक्वेशन का यूज करते हैं। बेंडिंग इक्वेशन एक बीम से रिलेटेड इक्वेशन है, तो इसके डेरिवेशन को स्टार्ट करने में हमें एक बीम को कंसीडर करना होगा जिसे हम देखते हैं। तो एक हमने बीम कंसीडर की, ये एक बीम है जो कई सारी लेयर्स से मिलकर के बनी हुई है। ये बहुत सारी लेयर्स से मिलकर के ये बीम बनी हुई है। अब इस बीम पे जब हम मोमेंट अप्लाई करते हैं लाइक दिस, अगर हम इस पे मोमेंट अप्लाई करते हैं तो बीम की कुछ पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे हम अगर इस रिफिल को एक बीम माने जो कि सपोर्ट्स के ऊपर है, तो अगर हम इनको सपोर्ट के ऊपर मानते हैं और यहाँ से लोड लगाते हैं तो आप देखेंगे बीम की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। बीम पहले बिल्कुल स्ट्रेट थी जो कि ये फिगर बना हुआ है, हमने इस पर मोमेंट अप्लाई किया तो बीम की जो पोजीशन फाइनल बनी वो ये शेप में आती है, इस शेप में। ये इनिशियल था, हमने इसमें मोमेंट अप्लाई किया तो बीम का एक कर्व फॉर्म में शेप आया। जब बीम का कर्व फॉर्म में शेप आता है तो आप देखेंगे ये जो लेयर्स हैं ये लेयर ऊपर की तरफ आप देखेंगे दब रही हैं और नीचे की तरफ फैल रही हैं। तो ऊपर की तरफ जब दबती हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन, और यहाँ पर क्या होगा, टेंशन। एग्जाम्पल अगर हम अपने हाथ का देखें, ये बीम है और इस बीम पे जब मोमेंट अप्लाई करते हैं तो ये इस फॉर्म में आती है, यानी यहाँ की जो पोजीशन है वो टेंसाइल पोजीशन है और यहाँ की क्या है, कंप्रेसिव है। तो वो यही फॉर्म, लेकिन इसी बीम के स्ट्रक्चर में एक ऐसी लेयर होगी जो ना तो कंप्रेसिव होगी और ना ही टेंशन में होगी। तो वो लेयर, उस लेयर को हम लोग न्यूट्रल लेयर बोलते हैं। जिस एक्सेस से वो लेयर पास होती है उसे न्यूट्रल एक्सेस बोलते हैं और जिस प्लेन पे वो लाई करती है उसे न्यूट्रल प्लेन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 मार्क्स का भी पूछ लेता है न्यूट्रल एक्सेस, न्यूट्रल लेयर, न्यूट्रल प्लेन क्या होते हैं। तो वो मान लेते हैं कि वो है ये न्यूट्रल एक्सेस इज शोन लाइक दिस। तो बीम की जो न्यूट्रल लेयर है या न्यूट्रल एक्सेस है वो यहाँ से पास होगी, या इसी को हम लोग न्यूट्रल लेयर से ही न्यूट्रल एक्सेस होकर के गुजरती है, ये है वो न्यूट्रल एक्सेस। यहाँ की लेयर्स जो ऊपर की हैं ये कंप्रेशन में जा रही हैं और ये जो लेयर्स हैं ये टेंशन में जा रही हैं। बट ये जो लेयर है जो इधर भी बनी है इधर भी बनी है, इसमें ना ही टेंशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा और इस लेयर को हम लोग न्यूट्रल लेयर बोलते हैं। यहीं से बेंडिंग इक्वेशन के जो डेरिवेशन है उसकी आधार निकलती है और इसको हम लोग अब जब डिराइव करने जा रहे हैं तो एक पोर्शन कंसीडर करेंगे, इसको बोलेंगे बिफोर बेंडिंग और इसको बोलेंगे आफ्टर बेंडिंग। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिफोर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग। जब आफ्टर बेंडिंग होगी और ये कर्व फॉर्म में होगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका एक सेंटर बनेगा जिसे हम O मानेंगे और इस O सेंट्रल से न्यूट्रल लेयर तक की जो रेडियस होगी उसे हम कैपिटल R मानेंगे। इसको मान करके हम इस डेरिवेशन को प्रूव करेंगे और इस डेरिवेशन को प्रूव करने में हमको इस न्यूट्रल लेयर को एज अ बेस लेना है जिसमें लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ये डेरिवेशन चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे बीटेक हो, दोनों में मैक्सिमम मार्क्स तक का पूछा गया है, 10 मार्क्स, 7 मार्क्स, 5 मार्क्स का। तो ये किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है जिसे हम आसानी से इस वीडियो से आज सीख रहे हैं। तो अब हम इसके डेरिवेशन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने आपको बताया कि बीम की दो सिचुएशन होगी, ये दो कंडीशन होगी, एक बिफोर बेंडिंग और ये आफ्टर बेंडिंग। इसको हम बोलेंगे बिफोर बेंडिंग और ये है आफ्टर बेंडिंग। बिफोर बेंडिंग में बीम बिल्कुल स्ट्रेट लाइक दिस एंड आफ्टर बेंडिंग बीम इस कंडीशन पे होगी जब हम इस पे मोमेंट अप्लाई करेंगे m। जब बीम की पोजीशन यहां से यहां होगी तो हमने आपको बताया कि एक लेयर ऐसी होगी जो ना ही टेंशन में होगी ना ही कंप्रेशन में होगी, उसी को हम लोग न्यूट्रल लेयर बोलते हैं। वो क्या है, वो है EF।
इस डेरिवेशन को करने में हम इस बीम में एक ब्लॉक कंसीडर करते हैं ए बी सी डी, जिसमें कि जो न्यूट्रल लेयर है वो ई एफ न्यूट्रल एक्सिस से पास हो रही है, और हमने एक लेयर कंसीडर की जी एच। जब बीम में बेंडिंग हुई तो बीम का कर्व जो शेप है वो एक कर्व फॉर्म में हुआ, तो जो पॉइंट्स थे ए वो बदल गए, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश में हो गए, एवं जो ई और एफ है ई डैश एफ डैश जी डैश और एच डैश में हो गए। लेकिन जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है कि जो लेयर ई एफ है, जो ना ही टेंशन में है ना ही कंप्रेशन में है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जब चेंजेस नहीं होंगे तो ई एफ बराबर ई डैश एफ डैश। यहां बिल्कुल क्लियर रखना है कॉन्सेप्ट को। ई एफ बराबर ई डैश एफ डैश क्यों हुआ? क्योंकि बीम की ये वाली लेयर ना ही टेंशन में है ना ही कंप्रेशन में है, तो जो ई एफ बराबर है वो ई डैश एफ डैश। और अगर ऊपर वाले फिगर को देखें तो ई एफ बराबर होगा जी एच, क्योंकि सेम यहाँ की इनकी लेंथ दिख रही है, तो ये हो जाएगा किसके बराबर? जी एच के बराबर। अब हम इस डेरिवेशन को अगर स्टार्ट करते हैं और एक लेयर जी एच कंसीडर करते हैं, तो जी एच की जो लेंथ बिफोर बेंडिंग है और जी एच की लेंथ जो बदल गई जी डैश एच डैश हो गई आफ्टर बेंडिंग, लेंथ में क्या परिवर्तन हुआ इसको सबसे पहले निकालते हैं। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे चेंज इन द लेंथ ऑफ द लेयर जी एच बराबर फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ क्या होगी? अगर हम देखें तो यहां पर जब इसका कर्व का फॉर्म बना तो कर्व के फॉर्म में कहीं ना कहीं इसका एक सेंटर होगा जो कि O है, जो ये सेंटर यहां से और यहां से जोड़ा गया है, तो ई डैश एफ डैश तक हमने एक डिस्टेंस मानी जिसे हम लोग रेडियस बोलते हैं, तो ये इसकी रेडियस हो गई। और कितनी डिस्टेंस पे अगली लेयर है? जी डैश एच डैश वाई डिस्टेंस पे। तो फाइनल लेंथ क्या होगी? यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बहुत सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है, धीरे धीरे ध्यान देंगे। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो अगर हम ई डैश एफ डैश की लेंथ निकालते हैं, आर्क निकालते हैं, ई डैश एफ डैश आर्क ई डैश एफ डैश, एंगल इंटू एंगल कितना है? थीटा, और रेडियस कितनी है? आर। तो ई डैश एफ डैश की वैल्यू हो गई आर। ई डैश एफ डैश किसके बराबर है? ई एफ के बराबर है, और ई एफ किसके बराबर है? जी एच के बराबर है। इसी तरह से अगर हम जी डैश एच डैश के लिए निकालें तो जी डैश एच डैश बराबर एंगल यानी कि थीटा इंटू जो रेडियस होगी यहां तक है आर और यहां तक वाई, यानी कि आर प्लस वाई। ये हुई फाइनल लेंथ जी डैश एच डैश की, और ये हुई इनिशियल लेंथ। देखिए यहीं से सब कुछ शुरू हो रहा है, इसलिए ये ध्यान देना है। हमने क्या लिखा? चेंज इन द लेंथ ऑफ द लेयर जी एच। फाइनल लेंथ क्या थी? जी डैश एच डैश। क्या थी? जी डैश एच डैश माइनस इनिशियल लेंथ क्या थी? जी एच। अब हमने जी डैश एच डैश की वैल्यू निकाली जो है आर प्लस वाई इंटू थीटा माइनस जी एच की कितनी है? आर थीटा। ये प्लीज ध्यान से देखिए इसको, जी डैश एच डैश इक्वल्स टू आर प्लस वाई थीटा किस कॉन्सेप्ट से आया? एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से। आर्क क्या है? यही है आर्क, जी डैश एच डैश। तो हमने जी डैश एच डैश लिखा, जो आपकी रेडियस कितनी है यहां से यहां तक की आर और प्लस वाई, तो आर प्लस वाई और इंटू थीटा कर दिया। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, बेसिक हम लोग जानते हैं। इसी तरह से एक और जो आर्क है वो क्या है? जी एच की वैल्यू निकालना था। जी एच किसके बराबर है? ई डैश एफ डैश के बराबर। तो ई डैश एफ डैश इक्वल्स टू थीटा इंटू आर, क्योंकि यहां तक थीटा है और यहां तक आर है, ये यहीं से समझना है। इसको अगर हमने निकाला तो आर थीटा प्लस वाई थीटा माइनस आर थीटा, आर थीटा कैंसिल हो गया, बराबर वाई थीटा आया। दैट इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द लेयर जी एच। अब हम लोग जानते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी आई है? वाई थीटा, एंड जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? ओरिजिनल लेंथ आपकी इनिशियल लेंथ जी एच, वो कितनी है? आर थीटा। ये ध्यान रखिएगा। तो जो स्ट्रेन आया, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, थीटा से थीटा कैंसिल आ गया, वाई अपॉन आर। और स्ट्रेन का बेसिक जो रिलेशन है वो क्या होता है? ई इक्वल्स टू यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां से हम स्ट्रेन की वैल्यू अगर निकालते हैं तो सिग्मा अपॉन कैपिटल ई निकल करके आएगा। तो स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? सिग्मा अपॉन ई बराबर वाई अपॉन आर, या इसी को हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू ई अपॉन आर।
ये हमारा इस इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम ए लिख सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट निकालने के लिए हम कंसीडर करते हैं स्मॉल एलिमेंट्री एरिया स्ट्रिप, कितने की, डीए की, एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई। एक वाई डिस्टेंस पे अगर हम इसका एक फिगर बनाते हैं न्यूट्रल एक्सिस से, ये बीम है और हम एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, ये वही लेयर जिसका एरिया डीए है, कितनी दूरी पर, वाई दूरी पर, ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। तो जो फोर्स लगेगा इस एरिया पे, फोर्स ऑन द स्ट्रिप, कौन सी, डीए पे। फोर्स क्या होता है, फोर्स का भी एक बेसिक फॉर्मूला होता है, सिग्मा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। तो यहां से अगर फोर्स निकाला जाए तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो क्या होगा फोर्स, अगर हम फोर्स को लिखते हैं डी एफ, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट्री एरिया पे निकाल रहे हैं, डी एफ इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए। यहां से अगर सिग्मा की वैल्यू निकालनी चाहें तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर इंटू वाई, ई अपॉन आर इंटू वाई। तो यहाँ पे हम सिग्मा की जगह आप रखेंगे डी एफ इक्वल्स टू ई अपॉन आर वाई इंटू डी ए। ये हो गया डी एफ की वैल्यू। नाउ मोमेंट, अब हम मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट ऑफ द फोर्स डी एफ अबाउट इसके एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो हमने फोर्स निकाला है उसका मोमेंट, मोमेंट को हम एम से डिनोट करते हैं, तो हम चूंकि स्ट्रिप का ले रहे हैं तो डी एम इक्वल्स टू क्या होगा, डी एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई। यहां से डी एम इक्वल्स टू डी एफ की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन आर इंटू वाई इंटू डी ए। ये देखिए सिर्फ एफ है और वाई, यहां से डी एम हुआ ई अपॉन आर इंटू वाई स्क्वायर डी ए। अगर हम देखें तो ये डी एम सिर्फ इस एलिमेंट्री एरिया जो निकाला है डी ए माना है हमने, उसका मोमेंट है। अगर हमें इस पूरी बीम का मोमेंट निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नाउ इंटीग्रेटिंग दी एबव इक्वेशन, तो हम क्या लिखेंगे, डी एम इक्वल्स टू ई अपॉन आर को बाहर ले लिया और हमने लिखा वाई स्क्वायर इंटू डी ए। वाई स्क्वायर डी ए एक टर्म होता है जिसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं और इसे आई से डिनोट करते हैं। तो यहां से जो डीएम है वो बन गया एम ई अपॉन आर कांस्टेंट, और ये टर्म ध्यान दीजिए इस टर्म को हम लोग आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, तो आई लिख दिया। यहां से जो इक्वेशन निकल करके आई वाई एम अपॉन आई इक्वल्स टू एम अपॉन आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर, एक इक्वेशन ये बनी जिसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू ई अपॉन आर, और इक्वेशन नंबर 2 एम अपॉन आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर, दोनों में ई अपॉन आर है। यहां से हम इसको लिख देंगे एम अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। तो ये निकल करके आई बेंडिंग इक्वेशन, जिसका उपयोग बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करने में, लोड फाइंड आउट करने में, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने में किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आसानी से आप समझ लेंगे इसको। सबसे पहले हम चेंज निकालेंगे, फिर फोर्स निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो हमारे पास डिस्टेंस एक पहले से वाई था, इस एक वाई टर्म था, फिर हमने एक बार फिर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर डी हो गया जो कि एक टर्म होता है जिसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, तो एम अपॉन आई हो गया। ये सारा कुछ था बेंडिंग इक्वेशन के बारे में, जिसे आप ध्यान से पढ़ें। और अब हम इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे जो भी यूनिवर्सिटीज में या पॉलिटेक्निक में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ताकि आपको इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स में भी पता चले, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है कि हर बार इक्वेशन ही आएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं और न्यूमेरिकल्स इस इक्वेशन पे कई बेसिस पे हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल करवाएंगे तो इनके एक एक टर्म, जैसे एम इज मोमेंट, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस, वाई इज द डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, E is the modulus of elasticity and R is the radius of curvature का एक एक पॉइंट जो किसी न्यूमेरिकल में दिया है, कैसे यूज करना है, कौन सी इक्वेशन, इतनी इक्वेशन कब लगेगी, इतनी इक्वेशन कब लगेगी, या ये दोनों टर्म कब यूज होंगे, इनका पूरा यूज जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें होगा। अगर आपको बेंडिंग इक्वेशन समझ में आई ये वाली, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे जिसके इसके न्यूमेरिकल करेंगे जो प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटीज में आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।